एवरीवन, वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री का एक क्विक ओवरव्यू किया था, जिसमें मैंने बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है ट्रिग्नोमेट्री का, ट्रिग्नोमेट्री हम क्यों पढ़ते हैं। और मैंने बोला था कि नेक्स्ट वीडियो से हम अपना चैप्टर जो है स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 8, क्लास 10th, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्री जो है वो सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर ही बेस्ड है। ठीक है, ट्रायंगल तो सबको पता ही होगा, 3 साइडेड पॉलीगन होता है, उसे हम ट्रायंगल कहते हैं। ट्रायंगल का एक स्पेशल टाइप होता है राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल क्या होता है? जिसमें एक एंगल 90 डिग्री हो, ट्रायंगल का एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का हो। ठीक है, तो ये कुछ ज़रूरी बातें हैं जो हमें पता होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने से पहले। ठीक है, तो जैसे ये फिगर है, ये एक रैंडम ट्रायंगल है। इसमें क्या क्या डिटेल्स हमें दिख रही हैं? 3 साइड्स हैं, साइड्स का नाम ए, इसका बी, इसका सी। ना मतलब लेंथ, साइड्स का लेंथ है, इस साइड का लेंथ है ए, इस वाले साइड का लेंथ बी और इस वाले साइड का लेंथ सी। ट्रायंगल में 3 एंगल्स होंगे, एक एंगल एक्स, एक एंगल वाई और एक एंगल जेड। अब इस रैंडम से ट्रायंगल का कुछ प्रॉपर्टी होगा। ठीक है, हर एक ट्रायंगल की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, अब इस ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करें तो इसके जो इंटीरियर एंगल्स हैं, मतलब एंगल एक्स, एंगल वाई और एंगल जेड, इन तीनों का जब सम करेंगे तो सम कितना आएगा? 180 डिग्री। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ये ट्रायंगल की प्रॉपर्टी, हर ट्रायंगल इस प्रॉपर्टी को फॉलो करता ही करता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या हमें ध्यान में रखना है कि अगर कोई ट्रायंगल है उसमें 2 एंगल्स सेम हैं तो उन एंगल्स के ऑपोजिट वाले साइड्स इक्वल होंगे। ठीक है, जैसे ये एक ट्रायंगल है, इसके 2 एंगल्स x हैं, ये x और ये वाला भी x। मैं ये चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, x, तो इस वाले इस वाले एंगल के ऑपोजिट कौन सा साइड है? ये वाला साइड। ठीक है, इस वाले x के ऑपोजिट कौन सा साइड है? ये वाला साइड है। ठीक है, ये वाला साइड जो है इस x के ऑपोजिट है। ठीक है, आपसे बताता हूँ। यहाँ पे जो एंगल x होगा, इस वाले x के ऑपोजिट में ये वाला साइड होगा। सिमिलरली यहाँ पे जो एंगल x होगा, इसके ऑपोजिट में ये वाला साइड होगा। ठीक है, अब स्टेटमेंट क्या है हमारा कि चूँकि ये दोनों x इक्वल हैं तो इन एंगल्स के ऑपोजिट जो भी साइड होगा वो भी आपस में इक्वल होंगे। मतलब अगर हम कहें कि ये ट्रायंगल ए बी सी है और एंगल सी ए बी इज़ इक्वल टू एंगल सी बी ए, अगर ये कंडीशन गिवन है, ये वाली कंडीशन अगर गिवन है, तो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी ये कहती है कि लेंथ ऑफ ए सी विल बी इक्वल टू लेंथ ऑफ बी सी। ठीक है, एंगल सी ए बी का ऑपोजिट साइड बी सी है और एंगल सी बी ए का ऑपोजिट साइड ए सी है। एंगल सी ए बी इक्वल है एंगल सी बी ए के, तो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ए सी भी इक्वल होगा बी सी के। ये चीज़ें ध्यान रखनी है। ठीक है, ट्रायंगल का एक टाइप होता है राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा है यही वाला। हम राइट एंगल ट्रायंगल की थोड़ी कुछ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल को हम लोग
इन टर्म्स ऑफ जनरल यूज़ राइट ट्रायंगल भी कहते हैं, राइट ट्रायंगल। ठीक है, अगर कोई बोले राइट ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल का मतलब क्या होगा कि उसमें से एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का होगा, ना 90 डिग्री से कम ना 90 डिग्री से ज़्यादा। ऐसे ट्रायंगल को हम राइट ट्रायंगल कहेंगे। तो ये ट्रायंगल ABC जो है ये एक राइट ट्रायंगल है। ठीक है, राइट ट्रायंगल में देखो कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जैसे अगर हम इस ट्रायंगल ABC की बात करें तो इसमें एक एंगल 90 डिग्री का होगा, दूसरा एंगल मान लेते हैं कि थीटा होगा। ठीक है, और तीसरा एंगल जो होगा वो फाई होगा। ठीक है, लेट्स अज्यूम, मैथमेटिक्स का पुराना रूल, लेट्स अज्यूम। तो राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल तो पता है हमें, ये 90 डिग्री का होना ही है। बाकी के दो एंगल, एक को थीटा मान लिया, एक को थीटा मान लिया, एक को फाई मान लिया। ठीक है, अब इसकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। ये हमने बस अज्यूम करा है, एक एंगल थीटा है, एक एंगल फाई है और एक एंगल तो गिवन है 90 डिग्री का। ठीक है, ये ट्रायंगल ABC के बारे में अब हम बात करते हैं, राइट ट्रायंगल ABC के बारे में। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम आप सबने पढ़ा ही होगा। पाइथागोरस थ्योरम एप्लीकेबल होता है राइट ट्रायंगल के लिए। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस विल बी इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस। ठीक है, मतलब कि इस ट्रायंगल में जो हाइपोटेनस होगा, हाइपोटेनस क्या होता है? जो 90 डिग्री वाले एंगल के ऑपोजिट में साइड होती है। ठीक है, एंगल ABC अगर 90 डिग्री का है तो उस एंगल के ऑपोजिट में जो साइड होगी उसे हम हाइपोटेनस कहेंगे। ऑपोजिट मतलब ये 90 डिग्री वाली साइड हुई, ये 90 डिग्री वाला एंगल हुआ, इसके जस्ट ऑपोजिट कौन है, कौन सी साइड है? AC है, तो AC को हम हाइपोटेनस कहेंगे। और इसके एडजेसेंट साइड, 90 डिग्री वाले एंगल के एडजेसेंट में जो साइड्स हैं, मतलब साइड AB और साइड BC, इनमें से एक बेस होगा, एक एल्टीट्यूड होगा। ठीक है, बेस और एल्टीट्यूड डिसाइड कैसे होता है वो अभी मैं आगे बताऊंगा आपको। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम बस इतना ही है कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होगा वो इक्वल होगा बेस का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड का स्क्वायर, या फिर एल्टीट्यूड का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। और सिंपल लैंग्वेज में ये भी कह सकते हैं कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होगा वो इक्वल होगा सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड। ठीक है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। ये बातें सिर्फ हम लोग राइट ट्रायंगल के लिए ही कर रहे हैं। ठीक है, ये बात ठीक है, समझ में आया? एक चीज़ और, जैसे हमने यहाँ पहले पढ़ा था कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। ये प्रॉपर्टी हर एक ट्रायंगल फॉलो करता है, तो राइट ट्रायंगल भी ये वाली प्रॉपर्टी फॉलो करेगा। ठीक है, तो देखो इसमें हमने एंगल्स क्या क्या लिया है, एक एंगल थीटा है, दूसरा एंगल फाई है, दूसरा एंगल फाई है और तीसरा एंगल 90 है। इन तीनों को जब जोड़ देंगे हम तो 180 डिग्री आएगा। 90 को हम इधर लेके आए अगले स्टेप में, तो बचा क्या? थीटा प्लस फाई। अब थीटा प्लस फाई क्या होगा? 90 डिग्री होगा। ये सारी चीज़ें आगे याद आएंगी, ये जो दोनों रिज़ल्ट हैं ये आगे काम आएगा। ठीक है आपके, तो ये सब चीज़ें समझते हुए चलो। ठीक है, ये है तुम्हारी राइट ट्रायंगल की प्रॉपर्टी। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एक चीज़ और लिखा है, एल्टीट्यूड, परपेंडिकुलर, हाइट।
एक राइट ट्रायंगल में हाइपोटेनस के अलावा जो दो साइड्स होते हैं उनमें से एक बेस होता है और एक जो होता है एल्टीट्यूड होता है, या फिर उसको परपेंडिकुलर कह लो या फिर उसको हाइट कह लो, ठीक है। ये कैसे डिसाइड होता है कि कौन सा वाला बेस है कौन सा वाला एल्टीट्यूड है, ये बस इंपॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्री में। मतलब बस क्या, ये भी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट और भी सारी चीज़ें हैं, बट ये आपका बेसिक जो है पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि हम कैसे डिसाइड करते हैं कि एल्टीट्यूड कौन सा है और परपेंडिकुलर कौन सा है। हाइपोटेनस कैसे डिसाइड करते हैं वो तो मैंने बता दिया कि 90 डिग्री वाले एंगल के ऑपोजिट में जो साइड होगी उसे हाइपोटेनस कहेंगे, ठीक है। एल्टीट्यूड और बेस डिसाइड करना रह गया हमारा, वो आगे मैं बता रहा हूँ अभी धीरे धीरे, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में हम कुछ टर्मिनोलॉजीज़ भी यूज करेंगे। टर्मिनोलॉजीज़ मतलब कि कुछ ऐसे अनसुने वर्ड्स होंगे जिन्हें हम यूज़ करेंगे, जो आप शायद पहली बार सुन रहे होंगे, कुछ बच्चे पहले से भी जानते होंगे, बट मोस्ट ऑफ यू विल बी लिसनिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम। सो वो टर्मिनोलॉजीज देख लेते हैं ताकि हमें आगे पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री की पहली बात ये है कि ट्रिग्नोमेट्री जो है ना वो कम्प्लीटली बेस्ड होती है राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर। ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर ही बेस्ड है। जब भी हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करेंगे वहाँ पे जो भी कैलकुलेशन चल रही होंगी वो एक राइट ट्रायंगल के अलॉन्ग ही चल रही होंगी, ठीक है। ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। अब राइट एंगल ट्रायंगल के अराउंड ही बातें चलेंगी ट्रिग्नोमेट्री की, तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम कैसे डिफाइन करते हैं परपेंडिकुलर को, बेस को और हाइपोटेनस को। ये सब किसके पार्ट हैं? राइट एंगल ट्रायंगल के। सो अगर हम ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से पढ़ना चाह रहे हैं कि आगे चले कोई कन्फ्यूज़न ना आए, तो हमें ये चीज़ें एकदम क्लियर होनी चाहिए कि हम परपेंडिकुलर कैसे डिफ़ाइन कर रहे हैं राइट एंगल ट्रायंगल का, बेस कैसे डिफ़ाइन करना होता है, हाइपोटेनस कैसे डिफ़ाइन करना होता है, ठीक है। हाइपोटेनस का तो मैंने बता दिया, बारी है अब बेस की और परपेंडिकुलर की, ठीक है। एक बारी फिर से समझा देता हूँ सब, हाइपोटेनस कैसे डिसाइड करते हैं, कैसे आपका परपेंडिकुलर डिसाइड होता है, कैसे बेस डिसाइड होता है, ठीक है। सो शुरू करते हैं हाइपोटेनस से। देखो हाइपोटेनस क्या होता है? द साइड ऑपोजिट टू द राइट एंगल of a right triangle is called hypotenuse, ठीक है। जैसे अगर ये ट्रायंगल ABC है तो इस ट्रायंगल में राइट एंगल कहाँ पे है? बी पर है। एंगल बी जो होगा वो 90 डिग्री का होगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल ABC और एंगल CBA, ये जो होगा 90 डिग्री का होगा। इस एंगल के ऑपोजिट में कौन सी साइड है? इस एंगल के ऑपोजिट में एक ही साइड है, AC। तो इस वाले ट्रायंगल के लिए AC जो होगा वो हमारा हाइपोटेनस होगा, ठीक है। AC जो होगा हाइपोटेनस होगा, ठीक। ये क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। परपेंडिकुलर, ठीक है। अगर ये एक राइट ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC, ये एक राइट ट्रायंगल है, इसमें ये एक एंगल 90 डिग्री का है, एंगल C को हमने थीटा मान लिया, एंगल A को हमने फाई मान लिया। अब यहाँ से हमें किसी भी एक एंगल को चूज़ करना होगा एक्सेप्ट
राइट एंगल, ठीक है। 90 डिग्री वाले एंगल को छोड़ के बाकी दोनों एंगल में से कोई एक हम एंगल रेफरेंस के लिए चूज़ करते हैं। सपोज़ मैं चूज़ करता हूँ थीटा को, तो एंगल बी सी ए इज इक्वल टू थीटा, और एंगल ए सी बी इज इक्वल टू थीटा। देखो ये सेम एंगल, ये दोनों सेम एंगल है, ठीक है। बस लिखने का तरीका है, ए से शुरू किया, सी पे आए, सी से मुड़ गए बी की तरफ, ठीक है। तो एंगल ए सी बी हो गया। एंगल कहाँ बन रहा है? सी पे, एंगल सी पे बन रहा है ना, तो इसलिए सी को यहाँ पे बीच में रखा है, ठीक है। सॉरी, ए से शुरू किया था ना, तो ये वाला है, सी को बीच में रखा है। वही अगर बी से शुरू करते हैं तो एंगल बी सी और फिर ए, एंगल कहाँ बनता है? सी पे, तो इस वाले केस में एंगल सी पे बन रहा है तो सी को बीच में रखा है। जहाँ भी एंगल बन रहा है उसको बीच में रखना होता है, ठीक है। इस तरह एंगल को हम लिखते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे थीटा को रेफरेंस के लिए ले लिया। अब थीटा के रेस्पेक्ट में हम डिसाइड करेंगे परपेंडिकुलर कौन सा है। देखो थीटा के रेस्पेक्ट में डिसाइड करेंगे कि परपेंडिकुलर कौन सा है और बेस कौन सा है, ठीक है। परपेंडिकुलर और बेस जो होगा वो थीटा के रेस्पेक्ट में ही डिसाइड होगा। तुमने रेफरेंस के लिए क्या लिया है? थीटा को लिया है, ठीक है। तो थीटा के रेफरेंस के लिए थीटा वाला लिया एंगल, थीटा के ऑपोजिट जो भी साइड होगा उसे हम परपेंडिकुलर कहेंगे, ठीक है। थीटा के ऑपोजिट कौन सा साइड है? ए बी, ए बी को क्या कहेंगे? परपेंडिकुलर, ठीक है। परपेंडिकुलर को पी से रिप्रेजेंट करते हैं, परपेंडिकुलर पी। रिप्रेजेंट आप किसी भी चीज़ से कर लो, किसी भी अल्फ़ाबेट से कर लो, किसी भी कांस्टेंट से कर लो, कोई दिक्कत नहीं, वो आपके कन्वीनियंस के ऊपर डिपेंड करता है। बट जनरली इन टर्म्स ऑफ जनरल यूज़ हम परपेंडिकुलर को पी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो थीटा के ऑपोजिट वाला एंगल पी है। थीटा के ऑपोजिट वाला साइड जो है वो पी है। पी बोले तो परपेंडिकुलर। अब बच गए दो साइड्स, ये ए सी और बी सी। इनमें से मुझे पता है ए सी जो है वो हाइपोटेनस है, थीटा के अपोजिट वाला परपेंडिकुलर हो ही गया, तो बचा एक, उसे क्या कहेंगे? बेस, ठीक है। तीन चीज़ें ही तो होती थी, हाइपोटेनस, बेस और परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर हमें पता चल गया कैसे आप फाइंड करते हैं, हाइपोटेनस ऑलरेडी हमें पता है क्योंकि हम तो चालाक बच्चे हैं। तो हाइपोटेनस पता है कैसे फाइंड करते हैं। थीटा हमने यहाँ अज्यूम करा था, थीटा के अपोजिट कौन सा साइड था? ए बी। ए बी को क्या, थीटा के अपोजिट वाले साइड को क्या कहेंगे? परपेंडिकुलर। तो इस केस में, थीटा के केस में, केस नहीं, रेफरेंस कहेंगे, विथ रेफरेंस टू थीटा ए बी इज परपेंडिकुलर, ठीक है। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना कि टेस्ट करते हैं, नहीं सर, वो ज़िद्दी होते हैं कि नहीं सर मैं थीटा क्यों मानूँ, आपके कहने से थोड़े ना मान लूँगा मैं थीटा, मुझे तो फाई के रेस्पेक्ट में बताओ क्या होगा परपेंडिकुलर, ठीक है। फाई के रेस्पेक्ट में उनको जानना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं फाई के रेस्पेक्ट में बता दे रहा हूँ। आपने फाई को रेफरेंस के लिए ले लिया, फाई के रेस्पेक्ट में आप देखना चाहते हैं कि कौन सा परपेंडिकुलर होगा, सेम प्रोसेस है, एंगल सी ए बी इज इक्वल टू फाई और एंगल बी ए सी इज इक्वल टू फाई, दोनों सेम एंगल है, लिखने का तरीका बस अलग है, ठीक है। तो अब जो भी एंगल हम लोग ले रहे थे उसके ऑपोजिट वाले साइड्स को हम परपेंडिकुलर बोल रहे थे, तो हमने यहाँ पे क्या लिया है, कौन सा एंगल रेफरेंस कर लिया है? फाई। तो फाई के ऑपोजिट में कौन सी साइड है? बी सी। तो इस वाले केस में बी सी क्या होगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है।
क्लियर है? ठीक है, ऐसे ही करते हैं जी। आपने सीख लिया कैसे परपेंडिकुलर और बेस डिसाइड करते हैं, तो बस आपने आधी ट्रिग्नोमेट्री तो कर लिया ऐसी। ठीक है, आधा जो बेसिक होता है ट्रिग्नोमेट्री का वो तो आपने कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट हमें क्या जानना था? बेस। चलो सर ठीक है, परपेंडिकुलर तो हमने निकालना सीख लिया, अब बेस कैसे पता करेंगे कि बेस कौन सा है? ठीक है, हर बार थोड़े ना जाएंगे हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर निकालने, ये बहुत बड़ा ट्रायंगल बन गया। हर बार थोड़े जाएंगे हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर निकालने। आप तो डायरेक्ट बताओ कि बेस कैसे पता चलेगा, बेस कौन सा है। ठीक है, तो चलो भैया ठीक है, वो भी बता देते हैं। मान लिया एक ट्रायंगल ABC है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का है, मतलब कि ये राइट ट्रायंगल है। एंगल B जो है वो 90 डिग्री का है। हमने थीटा अज्यूम कर लिया, या तो एंगल A को थीटा बना दो या फिर एंगल C को थीटा बना दो, और कहीं तो एंगल बना नहीं सकते क्योंकि ये वाला ऑलरेडी 90 डिग्री का है, ये तो फिक्स है, ये तो होना ही होना है। ठीक है, तो एंगल A या फिर एंगल C में से किसी भी एंगल को हमने अपने रेफरेंस के लिए रख लिया। सपोज़ एंगल C को हमने अपने रेफरेंस के लिए रख लिया। ठीक है, और हमें फाइंड क्या करना है? बेस। तो अब थीटा के रेफरेंस में विथ रेफरेंस टू थीटा बेस क्या होगा? देखो थीटा हमने लिया यहाँ पे, ये यहाँ पे थीटा है, तो थीटा के ऑपोजिट वाला तो हमें पता है, ये तो परपेंडिकुलर होना है, और 90 डिग्री के ऑपोजिट वाला हाइपोटेनस होना है। ठीक है, तो या तो ऐसे कर लो कि हाइपोटेनस बच गया, मतलब हाइपोटेनस फिक्स्ड है कहाँ पे होगा? परपेंडिकुलर भी फिक्स्ड है कहाँ पे होगा? तो जो तीसरी साइड बचेगी उसे बेस कहेंगे। या फिर ऐसे कर लो कि, मतलब ये तो एक तरीका है कन्वेंशनल सा, ऐसे तो आप कर ही सकते हो। दूसरा तरीका ये होता है कि जो आपने एंगल लिया 90 डिग्री वाले एंगल के अलावा ही लेंगे आप, थीटा कहीं अज्यूम करेंगे, उस एंगल से जो एक साइड होगी चिपकी हुई मतलब कि दो साइड्स को मिला के बनता है एक एंगल। ठीक है, दो साइड्स के बीच का जो रेडियल डिस्टेंस होता है उसे एंगल कहते हैं। ठीक है, ये रही लाइन, ये रही दूसरी लाइन, और इसके बीच इस चीज़ को एंगल बोलते हैं, और इसका मेज़रमेंट थीटा के, मतलब इसका मेज़रमेंट जो है डिग्री के यूनिट्स में करते हैं। ठीक है, तो इस राइट ट्रायंगल में, राइट ट्रायंगल ABC में हमने जो थीटा अज्यूम किया उससे एक साइड जो बड़ी वाली साइड होगी, मतलब ये वाली साइड AC, ये तो हाइपोटेनस है, ये तो फिक्स है, ये तो कहीं नहीं हिलने डुलने वाली। ठीक है, और जो इसी एंगल के, एंगल थीटा के एडजेसेंट, एंगल थीटा के एडजेसेंट मतलब दूसरी वाली जो चिपकी हुई साइड है, ये इसको कहेंगे बेस। ठीक है, क्लियर हुआ? तो यहाँ पे होता ये है कि आपने जो एंगल लिया थीटा, उसके ऑपोजिट जो साइड होगा, जो ऑपोजिट साइड होगा थीटा के, उसको हम कहेंगे परपेंडिकुलर। थीटा के एडजेसेंट मतलब चिपका हुआ, बगल में एकदम जो साइड होगा उसे कहेंगे बेस। ठीक है, बेस को B से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ तक ये सीख गए कि किसी भी ट्रायंगल में, किसी भी राइट ट्रायंगल में परपेंडिकुलर कैसे फाइंड आउट करते हैं, और बेस कैसे फाइंड आउट करते हैं, और हाइपोटेनस कैसे फाइंड आउट करते हैं। फाइंड आउट इन द सेंस कि डिफाइन कैसे करते हैं, किस साइड को कहेंगे कि ये परपेंडिकुलर है, किस साइड को कहेंगे कि ये बेस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो वही थीटा जो मैं हर बार यूज कर रहा था, थीटा थीटा थीटा, आप लोग का भी सर पक गया होगा, सर ये थीटा थीटा है क्या? थीटा बस हमारे सहूलियत के लिए है, किसी एंगल को हम लोग डिनोट करते हैं। जैसे कोई मैथमेटिक्स में कोई भी एक क्वांटिटी हो, उसको हम
एक्स से डिनोट करते हैं, एक्स अज्यूम कर लेते हैं अगर वो क्वांटिटी अननोन है तो, ठीक है। सिमिलरली इन केस ऑफ एंगल, जब एंगल्स की बात कर रहे होते हैं हम एंगल्स की बात कर रहे होते हैं और वो एंगल हमें पता नहीं है, उसकी न्यूमेरिक वैल्यू हमें नहीं पता है, तो उसको हम थीटा अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। थीटा बस एक सिंबल है जिससे हम रिप्रेजेंट करते हैं एंगल को, ठीक है। थीटा को तब यूज़ करते हैं जब हमें एंगल्स का मेज़रमेंट करना हो, जैसे हम एंगल्स के ऊपर बेस्ड कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं और एंगल की वैल्यू हमें नोन नहीं है, तो वहाँ पे हमें एंगल को अज्यूम करना है, तो हम थीटा का यूज़ करते हैं एंगल को डिनोट करने के लिए, ठीक है। थीटा का सिंबल ये ऐसा होता है, कहीं कहीं पे लोग ऐसे भी बना देते हैं, बट मैक्सिमम जगह पे यही थीटा का सिंबल दिखेगा आपको, ठीक है, ये वाला। थीटा के अलावा अगर सपोज़ एक ही जगह हमें दो एंगल्स अज्यूम करने पड़े, तो जैसे सपोज़ यही एक ट्रायंगल है और इसमें हमें दो जगह एंगल्स अज्यूम करने पड़े, जैसे ये वाला एक एंगल थीटा अज्यूम कर लिया और ये वाला भी अज्यूम करना है, तो इसको क्या अज्यूम करेंगे, तो एक और सिंबल होता है हमारे पास फाई, ठीक है। तो ये बस सिंबल है एंगल्स को डिनोट करने के लिए। फाई का क्या होता है तुम्हारा सिंबल, फाई को ऐसे लिखते हैं और फाई को ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है जी, ऐसे, ठीक है। ये दोनों को फाई कहते हैं। बस इतनी टर्मिनोलॉजी हमें आनी चाहिए, और परपेंडिकुलर बेस कैसे डिसाइड करते हैं ये सब आना चाहिए, ठीक है। अब स्टार्ट होती है हमारी ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री यहाँ से अब शुरू होती है। इतने सारे टर्म्स और टर्मिनोलॉजी हमने सीख लिया, कॉन्सेप्ट सीख लिए, परपेंडिकुलर बेस कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब हमारे पास काफ़ी मतलब इनफ मटेरियल है कि हम ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर सकें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री जो है ना कम्प्लीटली बेस्ड होती है किस टाइप ऑफ ट्रायंगल पे, राइट ट्रायंगल पे। राइट ट्रायंगल मतलब राइट एंगल्ड ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब एक एंगल जो है वो 90 डिग्री होगा ही होगा उस ट्रायंगल के अंदर, ठीक है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री कम्प्लीटली राइट एंगल ट्रायंगल पे ही बेस्ड होती है, ठीक। अब देखो रेशियो आप सबको पता होगा, रेशियो क्या होता है, एनी क्वांटिटी विच कैन बी रिटन in terms of P upon Q where Q is not equal to 0 and P and Q are co-prime numbers, ठीक है। P by Q के फॉर्म में हो कोई भी नंबर जहाँ पे Q 0 ना हो और P और Q दोनों को प्राइम हो। को प्राइम का मतलब क्या होता है कि ये जो P और Q हैं इनका जब हम फैक्टर करेंगे तो जो भी इसके फैक्टर्स आएंगे उन सभी फैक्टर्स में से सिर्फ वन कॉमन होना चाहिए, ठीक है। प्राइम नंबर तो सबको पता है, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जिसमें प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके फैक्टर्स में वन और वो नंबर इटसेल्फ, यही दो फैक्टर्स हों प्राइम। जिन भी नंबर्स के फैक्टराइजेशन करने पे हमें दो ही फैक्टर्स मिले, एक 1 मिले और दूसरा जो फैक्टर हो वो नंबर खुद हो। जैसे 17 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 × 17, तो एक फैक्टर 1 है दूसरा फैक्टर 17 है, तो 17 को हम प्राइम नंबर कहेंगे। को प्राइम क्या होता है, को प्राइम नंबर क्या होते हैं, दो ऐसे नंबर जिनके कॉमन फैक्टर्स सिर्फ 1 हो, जैसे 3 और 4, इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है 1, ठीक है। 5, 6, इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है 1। हालांकि ये दोनों नंबर प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन ये को प्राइम है क्योंकि इन दोनों के बीच का जो कॉमन फैक्टर है वो सिर्फ 1 है, ठीक है। तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए हमें। तो रेशियो किसे कहते हैं, P/Q के फॉर्म में कोई नंबर हो
जहाँ पे q इज़ नॉट इक्वल टू 0 और p और q जो है को प्राइम हो। उसी तरह अगर हम ट्राइंगल के साइड्स का रेशियो लें, ठीक है, एक टाइम पे 2 साइड्स, तो उन रेशियोज़ को कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सपोज़ ट्राइंगल ABC है ये, मैं कह रहा हूँ कि इनके साइड्स का रेशियो हमें लिखना है, तो कैसे लिख सकते हैं, AB अपॉन BC लिख सकते हैं, ठीक है, AB अपॉन BC लिख सकते हैं, AB अपॉन AC लिख सकते हैं, BC अपॉन AC लिख सकते हैं, BC अपॉन AB कह सकते हैं, AC अपॉन AB भी लिख सकते हैं, AC अपॉन BC भी लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही हम लिख सकते हैं ट्राइंगल्स का रेशियो, ठीक है। इन्हीं रेशियोज़ को हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ कहते हैं। कोई भी रेशियो जिसमें ट्राइंगल्स के साइड्स का मेज़रमेंट इन्वॉल्व हो, ठीक है, जब भी हम ट्राइंगल्स के साइड्स की रेशियो की बात कर रहे होते हैं उसे हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, रेशियोज़ इन्वॉल्विंग साइड्स ऑफ ट्राइंगल, वो रेशियोज़ जहाँ भी ट्राइंगल के साइड्स इन्वॉल्व हों उन्हें हम क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ कहते हैं, ठीक है। इन्हीं रेशियोज़ को आगे चल के हम किसी को साइन कहते हैं, किसी को कॉस कहते हैं, किसी को टैन कहते हैं, ऐसे ही अलग अलग नाम है, वो चीज़ें पढ़ेंगे भी हम सब, ठीक है। अब देखो, नाउ हियर इन ट्रिग्नोमेट्री वी डिफाइन सर्टेन रेशियोज इन्वॉल्विंग साइड्स ऑफ अ राइट ट्राइंगल एंड कॉल देम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, राइट ट्राइंगल के साइड्स का रेशियो, इन रेशियोज़ को हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ कहते हैं, ठीक है। ये चीज़ें समझनी है आपको, क्लियर होनी चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ क्या होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ वो रेशियोज़ होते हैं जिनमें ट्राइंगल के साइड्स इन्वॉल्व, राइट ट्राइंगल के साइड्स इन्वॉल्व हो, ठीक है। अब इन्हीं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का अलग अलग नाम है, जैसे पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है साइन, इसको हम SIN ऐसे लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ जनरल यूज़, जनरल मैथमेटिकल यूज़, ठीक है। डेली लाइफ में तो यूज़ नहीं करते, ठीक है, तुम साइन कॉस थीटा ऐसे डेली अपने लैंग्वेज में थोड़ा नहीं यूज़ करते हो। इन टर्म्स ऑफ जनरल यूज़ मैं जब भी कहूँ उसका मतलब ये होगा कि इन टर्म्स ऑफ जनरल यूज़ इन मैथमेटिक्स, ठीक है। मैथमेटिक्स में कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जो भी हम लैंग्वेज यूज़ करते हैं उस लैंग्वेज में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन को हम SIN साइन ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है कोसाइन, ये क्या होते हैं, कैसे इनको डिफाइन करते हैं, वो सभी चीज़ें अभी मैं बताऊंगा। कोसाइन को कॉस बोलते हैं, ठीक है, COS कॉस। तीसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है टेंजेंट को हम टैन बोलते हैं। चौथा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, सेकेंड को क्या बोलते हैं, सेक बोलते हैं, सेकेंड क्या होता है, सेकेंड और टेंजेंट कुछ सुना लग रहा होगा ना, सर्कल से कुछ रिलेटेड। आगे आप जब सर्कल पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा ये एक सर्कल है और ये चीज़ एक सेकेंड कहलाएगी, सेकेंड, ठीक है। सर्कल को टच करते हुए एक लाइन ऐसे गई तो इस लाइन को हम टेंजेंट कहेंगे। ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें आप जब एडवांस ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा क्यों साइन कहते हैं, क्यों कोसाइन कहते हैं, क्यों टेंजेंट कहते हैं, ठीक है, क्यों सेकेंड कहते हैं। वैसे ही पांचवी आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो हुई उसको क्या कहेंगे, कोसेकेंड कहते हैं, कोसेकेंड। जनरल यूज़ में कॉसेक बोलते हैं, कॉसेक, ठीक है। छठी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसको कोटेंजेंट बोलते हैं, जनरल यूज़ में कॉट बोलते हैं, ठीक। यही 6 रेशियोज़ हैं आपकी जिनके ऊपर सारी ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड है। सारी ट्रिग्नोमेट्री में यही आपको दिखेगा, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, सेकेंड, कोसेकेंड, कोटेंजेंट, ठीक है। ठीक है। अब ये जितनी भी रेशियोज़ हैं ये सारी रेशियोज़ डिफाइंड होती हैं किसी एक पर्टिकुलर एंगल के रेस्पेक्ट में, ठीक है। जैसे मैंने पहले बताया था ना, अभी आपको मैंने बताया कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में मतलब
परपेंडिकुलर डिफाइन करने के लिए हम क्या कहते हैं, एक एंगल लेते हैं, फिर उसके रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर डिफाइन करते हैं और उसके रेस्पेक्ट में बेस डिफाइन करते हैं। ठीक है, वैसे ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ भी क्या होती हैं, किसी एक एंगल के रेस्पेक्ट में ही डिफाइन होती हैं। ठीक है, ये बातें ध्यान से सुनना। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ ये सारी 6 के 6 साइन, कॉस, टैन, सेक, कॉसेक, कॉट, ये सारी जो भी हैं डिफाइन होती हैं किसी एक एंगल के रेस्पेक्ट में। 90 डिग्री वाला एंगल छोड़ दें, उसके अलावा जो 2 एंगल होंगे ट्रायंगल में, राइट ट्रायंगल में, उसके रेस्पेक्ट में ही डिफाइन होंगी। ठीक है, ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसे मैं स्टार बना देता हूँ। ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। नेम ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज will only be defined with respect to an angle of the right triangle। ठीक है, कैसे डिफाइन होती है देखते हैं। क्या बोला मैंने अभी, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर डिफाइंड विथ रेस्पेक्ट टू एन एंगल ऑफ अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक है, सपोज़ ये एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी। हमने रेफरेंस के लिए थीटा ले लिया। ठीक है, हम थीटा के रेस्पेक्ट में सारी बातें कर रहे हैं, ये रहा थीटा, और इसके रेस्पेक्ट में हम सारी बातें करेंगे। ठीक है, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं वो डिफाइन करेंगे थीटा के रेस्पेक्ट में। आपको करना हुआ फाई के रेस्पेक्ट में भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे थीटा के रेस्पेक्ट में करते हैं। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। हम थीटा के रेस्पेक्ट में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, कैसे करते हैं, कैसे पता चलेगा साइन कौन सा है, कॉस कौन सा है, टैन कौन सा है, बाकी सब कौन से हैं, कैसे करना है, आइए वो सीखते हैं। ठीक है, तो कोई भी किसी भी ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ डिफाइन करने के लिए सबसे पहले तो हमें परपेंडिकुलर पता होना चाहिए, बेस पता होना चाहिए और हाइपोटेनस पता होना चाहिए। जब तक ये चीज़ें पता नहीं रहेंगी तब तक हम कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक है, परपेंडिकुलर क्या होता है, साइड अपोजिट टू थीटा। हम थीटा के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो यहाँ मैंने डायरेक्टली लिख दिया है साइड अपोजिट टू थीटा। बेस क्या होता है, साइड एडजेसेंट टू थीटा अदर देन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस के अलावा जो दूसरा साइड होता है थीटा के चिपका हुआ, उसको हम बेस बोलते हैं। और हाइपोटेनस क्या होता है, साइड अपोजिट टू राइट एंगल। ठीक है, अब देखो मैंने जो ये 6 रेशियोज़ बताए हैं इनको एक एक करके डिफ़ाइन करते हैं, एक एक करके देखते हैं कि ये क्या होता है। बात ध्यान में रखना कि हम थीटा के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं सारी। तो पहली बात, पहला रेशियो, ठीक है, साइन ऑफ थीटा। जब भी हम ये ऐसे लिखते हैं ना साइन थीटा, इसको हम ऐसे भी लिख लेते हैं नॉर्मली साइन थीटा। ये ब्रैकेट हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इससे, बट ये समझने के लिए मैंने ऐसे लिखा है बस। ठीक है, इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं, साइन ऑफ एंगल थीटा। ठीक है, अब इतना बड़ा तो हर बार या बोलने नहीं जाओगे, तो हम इसे ऐसे बोलते हैं साइन थीटा। ठीक है, कोसाइन ऑफ एंगल थीटा को कॉस थीटा बोलते हैं। वैसे ही हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को बोलते हैं। ठीक है, तो देखते हैं साइन थीटा क्या होता है। साइन ऑफ एंगल थीटा मतलब साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। मतलब परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का जो रेशियो होगा उसे हम साइन थीटा कहते हैं। ठीक है, ये बात थीटा के रेस्पेक्ट में हो रही है। तो
यहाँ इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर कौन सा, थीटा के रेस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं, पाई को यहाँ से हटा दो, थीटा के रेस्पेक्ट में हम लोग बात कर रहे हैं। परपेंडिकुलर क्या होगा, अपोजिट साइड वाला साइड, जो थीटा के अपोजिट में जो साइड होगा उसे हम परपेंडिकुलर कहेंगे, थीटा के बगल में जो साइड होगा उसे हम बेस कहेंगे, एक्सेप्ट ये हाइपोटेनस, तो इस वाले साइड को हम बेस कहेंगे, और ये तो अपना हाइपोटेनस है ही, ठीक है। हाइपोटेनस को h से रिप्रेजेंट कर दो, बेस को आप स्मॉल b से रिप्रेजेंट कर दो, ठीक है, और परपेंडिकुलर को p से। तो साइन ऑफ एंगल थीटा, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ऑफ एंगल थीटा इज़ डिफाइंड एज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। परपेंडिकुलर मैं यहाँ बोल रहा हूँ परपेंडिकुलर, तो मैं ए बी की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ए बी के लेंथ की बात कर रहा हूँ। परपेंडिकुलर का लेंथ कितना है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर का लेंथ कितना है इसकी बात हो रही है। जब भी मैं बोलूँ परपेंडिकुलर अपॉन समथिंग या फिर हाइपोटेनस अपॉन समथिंग या फिर बेस अपॉन समथिंग, तो परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस, ये सब लेंथ की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पे ये जो परपेंडिकुलर यूज़ हम करने वाले हैं ये लेंथ है, लेंथ ए बी, इस केस में लेंथ बी सी, और इसमें हाइपोटेनस के लिए लेंथ ए सी, ठीक है। तो साइन थीटा कैसे डिफाइन करते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। लेंथ ऑफ, यहाँ पे परपेंडिकुलर का जो भी लेंथ आएगा, ठीक है, मतलब कि ए बी का जो भी लेंथ आएगा अपॉन ए सी का जो भी लेंथ आएगा, बाद में इसे सिंप्लीफाई करके जो भी हमारा फाइनल रेशियो आएगा उसे हम साइन थीटा कहेंगे, ठीक है। सिमिलरली कोसाइन ऑफ एंगल थीटा, ये कैसे डिफाइन होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है, लेंथ ऑफ बेस अपॉन लेंथ ऑफ हाइपोटेनस, मतलब बी अपॉन एच। तो यहाँ से क्या मिल गया हमें, कॉस थीटा, मतलब कॉस ऑफ एंगल थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ बेस अपॉन लेंथ ऑफ हाइपोटेनस, ठीक है, मतलब कि बी सी अपॉन लेंथ ऑफ बी सी अपॉन लेंथ ऑफ ए सी। ये सारी बातें हम इस वाले ट्राइंगल के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, ठीक है, ये ध्यान देना। लेंथ ऑफ बी सी अपॉन लेंथ ऑफ ए सी, मैं यहाँ पे एक ट्राइंगल बना ही देता हूँ। एक ये ट्राइंगल हो गया, ये थीटा, ये 90 डिग्री, ये ए बी और सी, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे हमारा कॉस मिला हमको, कॉस थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। सिमिलरली टैन थीटा, टैन ऑफ एंगल थीटा, टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा, इसको हम टैन थीटा कहते हैं, ठीक है। ये सब रेशियोज़ हैं, ठीक है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में जो परपेंडिकुलर का लेंथ, मतलब ए बी का लेंथ अपॉन लेंथ ऑफ बेस, मतलब लेंथ ऑफ बी सी, इसका जो भी रेशियो आएगा सिंप्लीफाई करने पे पी बाई बी के फॉर्म में जो भी आएगा उसे हम टैन कहेंगे। ये चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी, ठीक है। साइन किसे कहते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा किसे कहते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेनस। टैन किसे कहते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। ये तीन आपने याद कर लिया, बाकी सारी चीज़ें आसान है, बाकी अगले तीन आपको याद ही नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि जो फोर्थ वाला आइडेंटिटी है वो क्या है, कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा क्या है, साइन थीटा का इन्वर्स, मतलब साइन थीटा पे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस था, तो कॉसेक थीटा में क्या आ गया, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, इसका इन्वर्स, ठीक है। ये इजी है। सिमिलरली सेक थीटा क्या है, कॉस थीटा का इन्वर्स, मतलब कॉस पे बेस अपॉन हाइपोटेनस था, तो सेक में क्या हो गया, हाइपोटेनस अपॉन बेस हो गया, जो नीचे था ऊपर चला गया, ऊपर था वो नीचे आ गया, तो सेक थीटा क्या हो गया, हाइपोटेनस अपॉन बेस हो गया। सिक्स्थ कॉट थीटा क्या होता है, टेन थीटा का इन्वर्स होता है, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस था टेन थीटा में,
तो कॉट थीटा में क्या हो गया, बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो गया। ठीक, ऐसे ये कॉट थीटा डिफाइन हो गया। अब आप लोग कहोगे सर इतना ज़्यादा है, इतना लंबा है, इतना सब कुछ कौन याद करे, मैं तो कंफ्यूज हो रहा हूँ। ठीक है, ट्रिक बता देता हूँ कैसे याद करना है। आपको सिर्फ 3 ही तो याद करना है, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। ये 3 याद कर लो, बाकी उसका साइन का इन्वर्स करोगे तो कॉसेक थीटा आ जाएगा, कॉस का इन्वर्स करोगे तो सेक थीटा आ जाएगा, और टेन का इन्वर्स करोगे तो कॉट थीटा आ जाएगा। तो 3 को याद कर लो। सर 3 भी नहीं याद हो रहा है, कोई ट्रिक बता दो। ठीक है, ट्रिक भी बता देते हैं। पहले तो ऐसे साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा लिख लो, लिख के याद कर लो। 1-2 बार लिखोगे याद हो जाएगा। क्लास 10th में हो, छोटे बच्चे तो रहे नहीं कि 10 बार पढ़ोगे तो भी याद नहीं होगा। ऐसे लिख लो साइन थीटा, फिर बोलो ज़ोर ज़ोर से, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, हो गया, याद हो गया। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये साइन का हो गया। बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये कॉस का हो गया। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये टेन का हो गया। ठीक है, यही चीज़ इधर टेबुलर फॉर्म में लिखी है। कैसे याद करना है, पाकिस्तान भूखा प्यासा बेचारा, हिंदुस्तान क्या है, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, याद हो गया। ये चीज़ें तो याद ही हो जाएंगी। ठीक, अब ये इतना याद हो गया, बाकी चीज़ें याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है, क्योंकि साइन थीटा आपको याद हो गया, कॉस थीटा याद हो गया, टेन थीटा याद हो गया। अब क्या करना है, साइन थीटा को इन्वर्स कर लो, मतलब जो नीचे है उसको ऊपर भेज दो, जो ऊपर है उसको नीचे भेज दो। ठीक है, इतना ही काम हो गया। नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे करना है आपको। तो साइन थीटा को इन्वर्स किया आपने तो कॉसेक थीटा आ गया, कॉस थीटा का इन्वर्स किया सेक थीटा आ गया, टेन थीटा का इन्वर्स किया कॉट थीटा आ गया। हो गया याद। ठीक है, समझ आया। कॉसेक थीटा क्या होता है, साइन थीटा का इन्वर्स। ठीक है, सेक थीटा क्या होता है, 1/cos कॉस थीटा, मतलब कॉस थीटा का इन्वर्स। कॉट थीटा क्या होता है, 1/tan थीटा, मतलब tan थीटा का इन्वर्स। ठीक है, सिमिलरली साइन थीटा क्या होगा, कॉसेक थीटा का इन्वर्स, और कॉस थीटा क्या होगा, सेक थीटा का इन्वर्स। सेक थीटा का इन्वर्स मतलब 1/sec थीटा। उसी तरह tan थीटा क्या होगा, कॉट थीटा का इन्वर्स। कॉट थीटा का इन्वर्स मतलब 1/cot थीटा। ठीक है, ये सब चीज़ें ध्यान रखना। एक बार खुद से जब ये नोट्स पढ़ोगे और कॉपी पे लिखोगे, नोट्स बनाओगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, ध्यान देने वाली बात इसमें अब क्या है कि ये जो साइन थीटा लिखा है ना, साइन उसके बाद थीटा, ये ध्यान रखना कि ये साइन और थीटा का प्रोडक्ट नहीं है। साइन और थीटा आपस में मल्टीप्लाइड नहीं है। इसे प्रोनाउंस कैसे करते हैं, साइन ऑफ एंगल थीटा। ना कि हम ऐसा अज्यूम कर लें कि साइन मल्टीप्लाइड विथ थीटा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा करोगे तो नंबर कट जाएंगे, फिर कहोगे सर ने बताया नहीं, सर ने बताया था, आपने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, ये साइन ऑफ एंगल थीटा कहते हैं इसको, ना कि साइन मल्टीप्लाइड विथ थीटा। ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, वैसे ही साइन ऑफ a प्लस बी, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं हुआ कि साइन को आप एक बार a से मल्टीप्लाई कर दो, फिर साइन को फिर दूसरी बार b से मल्टीप्लाई करके दोनों को जोड़ दो। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता एकदम। ठीक है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। और ऐसा सिर्फ साइन के साथ नहीं होता है, ये सिर्फ साइन के लिए नहीं है, ये हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक
रेशियो के लिए है, साइन के लिए भी है, कॉस के लिए भी है, टेन के लिए भी है, कॉसेक के लिए भी है, सेक के लिए भी है, कॉट के लिए भी है, ठीक है। एक और ध्यान देने वाली बात है इसमें, कई जगह ना क्या होगा कि स्क्वायर आएंगे, क्यूब आएंगे, ठीक है, रेशियो का स्क्वायर। जैसे मान लो कोई रेशियो है, रेशियो 1/2 है, इसका स्क्वायर तो कर सकते हैं ना, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 1/4 आएगा। फिर इसका भी स्क्वायर कर देंगे, इसका भी कुछ ना कुछ आएगा, ठीक है। तो ऐसे रेशियो का तो स्क्वायर कर ही सकते हैं। तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये सब भी तो एक रेशियो ही है, इसका भी स्क्वायर कर सकते हैं। लेकिन स्क्वायर करते वक्त कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। जैसे साइन स्क्वायर ए क्या यहाँ पे एंगल है, ए की जगह थीटा भी हो सकता है, फाई भी हो सकता है, ठीक है। वो एंगल है, वो आपको डिफाइन होगा कि ए क्या है, थीटा क्या है, फाई क्या है, ठीक है। तो जब रेशियोज़ को स्क्वायर करने की बात आए, कहीं भी अगर ऐसे साइन फिर स्क्वायर फिर ए या फिर साइन स्क्वायर थीटा लिखा हो, तो उसका मतलब सिंपल सा ये है कि जो हमको पहले साइन थीटा फाइंड करना है, फिर जो भी रेशियो आए उसका स्क्वायर कर देना है, सिंपल। बस इतनी सिंपल है ट्रिग्नोमेट्री, समझ गए। वैसे ही कॉस थीटा, वैसे ही टेन थीटा, वैसे ही बाकी के सारे। अब जब नेगेटिव पावर्स की बात आती है ना, तो थोड़ा यहाँ पे कन्फ्यूज़न अराइज होता है, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री का हम सिर्फ एक पार्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है। ठीक है, आप सिर्फ एक पार्ट पढ़ रहे हो अभी ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है। आगे आपको जो दूसरा तीसरा पार्ट मिलेगा उसमें एक ट्रिग्नोमेट्री आएगी जिसको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहते हैं, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहते हैं। तो जब आप ये चीज़ें पढ़ोगे ना, तो आपको क्लियर होंगी चीज़ें कि ये ऐसा मैंने क्यों लिखा है, ये क्या लिखा है मैं भी बताता हूँ, ठीक है। ये साइन ए लिख के ऐसे ब्रैकेट लगा के और फिर -1 लिखा हो अगर, ठीक है, तो इसका मतलब है कि साइन ए का इन्वर्स, ना कि साइन इन्वर्स ऑफ ए, ठीक है। साइन ए एंड साइन इन्वर्स ऑफ ए, ये दोनों, ये जो साइन ए है ना, ये दूसरी चीज़ है, और साइन इन्वर्स ये दूसरी चीज़ है, ठीक है। अगर आप साइन थीटा का पावर -1 लिख रहे हो तो उसको आप ऐसे लिखोगे, और इसका मतलब क्या होगा, 1/sin थीटा। साइन थीटा का इन्वर्स अगर लिखा है तो इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते, ठीक है, ये फिर गलत हो जाएगा। अगर ऐसे आपने लिखा तो गलत हो जाएगा। और सिर्फ ये साइन के लिए नहीं है, सिर्फ साइन थीटा के लिए नहीं है, ये हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए। आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को ऐसा लिखना चाहते हैं तो इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो वो ऐसा लिखा जाएगा, ठीक है। इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते, ये गलत है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखनी है। देखो, साइन ए इन्वर्स एंड साइन इन्वर्स ए बोथ आर नॉट सेम, इस बात की तो गांठ बांध लो आप, ये दोनों सेम नहीं हैं, ठीक है, ये दोनों सेम नहीं हैं, ठीक है, ये क्लियर होना चाहिए। साइन इन्वर्स मीन्स 1/sin ए, या फिर साइन ए टू द पावर -2 मीन्स 1/sin ए स्क्वायर, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो है साइन इन्वर्स ए, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि देखो, साइन इन्वर्स ए का मतलब होता है साइन इन्वर्स ऑफ एंगल ए। ये एक दूसरा फंक्शन होता है, ये साइन नहीं है, ये साइन इन्वर्स है। ये जो हमने साइन कॉस टेन ये डिफाइन किया ना, ये वाला चीज़
वो नहीं है, ये साइन इन्वर्स है। वैसे ही कॉस इन्वर्स दूसरा होता है, वैसे ही टैन इन्वर्स दूसरा होता है, ठीक है। बाकी ऐसे कहीं आपको क्वेश्चन दिखेंगे नहीं, ये बस जानकारी के लिए बता रहे हैं कि आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि 1/sin A का तो यूज़ आपको आएगा ही, और इसको आप कहीं कंफ्यूज ना कर दो इससे, ठीक है। इससे आपको कंफ्यूज नहीं करना है, ये चीज़ गलत है, ठीक है। ये बस ध्यान रखना है, ठीक है। साइन इन्वर्स A का मतलब क्या होता है ये आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, ठीक। अब देखो, बस ये अब लास्ट टॉपिक है, इसके बाद एक्सरसाइज शुरू हो जाएगी, आपके क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है आपका चैप्टर नंबर 8 का एक पार्ट है, एक पार्ट और होगा, एक वीडियो और आएगी, उसमें आपको पूरा चैप्टर नंबर 8 क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आपका अगले वीडियो में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो tan थीटा, अब tan थीटा जो है ना ये रिलेटेड होता है sin थीटा और cos थीटा से, ये सब आपस में रिलेटेड है, क्योंकि अल्टीमेटली ये जो भी है tan sin cos ये सब रेशियोज़ हैं, इसके रेशियोज़ हैं एक ट्रायंगल के, और एक ट्रायंगल में 3 साइड्स हैं और रेशियो आपके 6 हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ तो कॉमन होगा किसी न किसी में, ठीक है। तो वैसे ही tan sin और cos ये आपस में रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड हैं देखो, tan थीटा हमने क्या पढ़ा था, tan थीटा हमने पढ़ा था परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो अगर किसी दो रेशियो को रखने पे परपेंडिकुलर अपॉन बेस आ जा रहा है, मतलब कि उन दोनों रेशियो का रेशियो जो होगा वो tan होगा, ठीक है। तो यहाँ पे चेक करते हैं, tan थीटा इज़ इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा एक रेशियो है, कॉस थीटा भी एक रेशियो है, ठीक है। इन दोनों रेशियो का रेशियो देखते हैं हम क्या आता है, ठीक है। साइन थीटा को क्या लिखते हैं हम, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा को क्या लिखते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। ऐसे लिखते हैं। यहाँ पे इस ट्रायंगल का रेफरेंस में बात कर रहे हैं, तो साइन थीटा इसमें क्या होगा, देखो थीटा ये है, तो थीटा का अपोजिट परपेंडिकुलर ये होगा EF, और हाइपोटेनस क्या होगा, राइट एंगल के अपोजिट EG, ठीक है। तो साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा होगा हमारा P/H। कॉस थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो B/H, ठीक है। इस चीज़ को जब सिंप्लीफाई करेंगे हम, ठीक है, जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा, ये H उठ के यहाँ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, तो P/H अपॉन ये वाला B जाके इसमें मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो B/H, ये H नीचे भी है, H ऊपर भी है, सेम फैक्टर है, सेम फैक्टर्स कैंसिल हो जाएंगे, तो एंड में क्या बचेगा, P/B। और हम जानते हैं कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसे कहते हैं, tan थीटा को। तो हो गया ना, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। अब tan थीटा का इन्वर्स क्या होता है, कॉट होता है, तो tan थीटा का हमने इन्वर्स किया, ठीक है, मतलब 1/tan थीटा। तो 1/tan थीटा क्या हो जाएगा, 1/sin थीटा अपॉन कॉस थीटा, क्योंकि हमने ऑलरेडी प्रूव कर दिया अभी कि tan थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कॉट थीटा होगा वो 1/tan थीटा होगा, और 1/tan थीटा क्या होगा, 1/sin थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसका मतलब कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। और एक बात हम जानते हैं कि जो कॉट थीटा होता है उसकी क्या वैल्यू होती है, लेंथ ऑफ बेस अपॉन लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। तो अगर कॉस थीटा और साइन थीटा को हम कैसे इस तरह से अरेंज करें कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर एंड में बचे हमारे पास, तो
ये प्रूफ हो जाएगा कि कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, या फिर जो भी रेशियो में हम रख रहे हैं उसके इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो चूँकि हमें पता है कॉट थीटा का इन्वर्स टेन थीटा का इन्वर्स क्या होता है, कॉट थीटा होता है। टेन थीटा का इन्वर्स मतलब 1/tan थीटा, 1/tan थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये इक्वल होगा तुम्हारे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा के बराबर होगा। तो यहाँ पे कॉस थीटा का क्या वैल्यू हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। लो हो गया, ये भी क्लियर हो गया कि जो कॉट थीटा होगा वो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा के इक्वल होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, अब ये फाइनल कंक्लूज़न। ठीक है, वीडियो को एंड करेंगे यहीं पे। कंक्लूज़न, हमने क्या क्या सीखा इस वीडियो से। पहले तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हमने सीख लिए। अगर कोई भी ट्रायंगल है, ये EFG, ये ट्रायंगल है, उसमें एक एंगल थीटा है ये, और थीटा के रिस्पेक्ट में हम रेशियोज़ की बात करें तो रेशियोज़ क्या क्या है हमारे पास। ठीक है, रेशियोज़ क्या क्या है हमारे पास। पहला रेशियो है साइन थीटा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। दूसरा रेशियो क्या है, कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तीसरा रेशियो क्या है, टेन थीटा, टेन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। चौथा रेशियो क्या है, साइन का इन्वर्स मतलब कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। पांचवा क्या है, कॉस थीटा का इन्वर्स मतलब सेक थीटा, सेक थीटा क्या हो जाएगा, H अपॉन बी मतलब हाइपोटेनस अपॉन बेस। लास्ट वाला और आखिरी वाला क्या है हमारे पास, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कॉट थीटा, कॉट थीटा मतलब टेन थीटा का इन्वर्स, और टेन थीटा का इन्वर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इतने हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सीखे। ठीक है, दूसरी चीज़ हमने क्या सीखी, रिलेशन बिटवीन टेन थीटा, साइन थीटा एंड कॉस थीटा। टेन थीटा और साइन थीटा और कॉस थीटा के बीच में रिलेशन क्या होता है, वो रिलेशन ये होता है टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसको हम अलग अलग तरीके से अरेंज करके ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन टेन थीटा। ये सब चीज़ें इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि अलग अलग क्वेश्चन पे हमें अलग अलग चीज़ें अप्लाई करनी होगी। कहीं पे कॉस थीटा के फॉर्म में रखना होगा, कहीं पे टेन के फॉर्म में रखना होगा, कहीं पे साइन के फॉर्म में लिखना होगा, ऐसे रखना होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट चीज़ हमने क्या सीखा, कॉट थीटा, साइन थीटा और कॉस थीटा के बीच में रिलेशन। इसका क्या है, कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन कॉट थीटा। क्यों लिखना है ऐसे, क्योंकि अलग अलग क्वेश्चंस आएंगे जिसमें क्वेश्चन में जो भी पूछा है उसके अकॉर्डिंग हमें फॉर्म बदल के वैल्यूज़ को पुट करना होगा। ठीक है, कैसे क्वेश्चंस आएंगे वो भी मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, आओ प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपका पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन। ये एनसीईआरटी के एग्जाम्पल से मैंने उठाया है, एनसीईआरटी के एक्सरसाइजेस भी मैं करा दूंगा। ठीक है, और इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, पहले क्वेश्चन क्या है, गिवन tan A इज इक्वल टू 4/3, टेंजेंट ऑफ एंगल A इज गिवन, मतलब tan A का वैल्यू दिया है 4/3 है। tan हमारा क्या होता है, tan ऑफ A इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये चीज़ें याद करनी पड़ेंगी। ठीक है, इसका वैल्यू हमें दे रखा है 4/3। ठीक है, सबसे पहला हमारा काम तो ये रहेगा कि हमें एक फिगर बना लेना है। ठीक है, ताकि हमें कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो। कन्फ्यूज़न से बचने के लिए क्या करें, फिगर बनाएं। क्या करें, फिगर बनाएं। ठीक है, यहाँ पे इसने दिया है कि एंगल जो है ए है,
यहाँ पे हम एंगल ए मान लेते हैं, ठीक है, ये एंगल ए है, ट्राइंगल का नाम ABC रख लेते हैं, ठीक। ए एंगल लिया इसने रेफरेंस में, ठीक है, मतलब जो थीटा है, थीटा इज इक्वल टू ए, ठीक है, ये बात क्लियर है, ठीक है। अब tan A का वैल्यू क्या दिया है हमें, 4/3, ये एक रेशियो है। तो रेशियो को सपोज़ अगर ये 4x होता और 3x होता, कोई नंबर होता, ठीक है, दो नंबरों का ये, इसको 4x/3x लिख सकते हैं, ठीक है। हम मान लेते हैं कि परपेंडिकुलर की जो हाइट है, परपेंडिकुलर का जो लेंथ है, परपेंडिकुलर का जो लेंथ है वो 4x है, बेस का जो लेंथ है वो 3x है। ऐसे ही तो करते हैं रेशियो के क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। तो हमें यहाँ पे दिख रहा है हाइपोटेनस कौन सा, हाइपोटेनस क्या है, AC है, AC जो है वो हमारा हाइपोटेनस है, ठीक है, AC जो है हाइपोटेनस है आपका, ठीक। तो BC क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, और AB क्या होगा, बेस होगा। हमने यहाँ से परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या निकाला, 4x, बेस की वैल्यू क्या होगी, 3x, ठीक है। बिना x अज्यूम तो ये भी कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा कंफ्यूजिंग सा हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अब लगाएंगे पाइथागोरस। पाइथागोरस क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस, मतलब AC का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर इज इक्वल टू 4x का स्क्वायर प्लस 3x का स्क्वायर इज इक्वल टू, हो गया ये 25x स्क्वायर, ठीक है। दैट इम्प्लाइज AC इज इक्वल टू 5x, ये आ गया हमारे पास। तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं 4x तो हमने इसका ले लिया था, 3x ये आ गया था, तो 5x ये आया, ठीक है। ये सारी चीज़ें समझ में आई। मैं इसको थोड़ा, इस क्वेश्चन को थोड़ा नीचे कर देता हूँ। ठीक है, ओके। AC हमारा 5x आ गया। अब हमें फाइंड क्या करना था, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो साइन ऑफ A, कॉस ऑफ A, tan A तो गिवन है 4/3, देखो साइन A क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हमारा 4x है, हाइपोटेनस 5x और बेस 3x है। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है, 4x है, हाइपोटेनस कितना है, 5x है, रेशियो क्या आया, 4/5। दैट इम्प्लाइज साइन ऑफ A इज इक्वल टू 4/5, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट रेशियो दैट वी हैव फाइंड आउट।
कॉस ए क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है 3x, हाइपोटेनस कितना है 5x, रेशियो क्या आया 3/5। दैट इम्प्लाइज कॉस ए की वैल्यू क्या हो गई 3/5। ठीक है, दिस इज द सेकेंड रेशियो दैट वी फाउंड आउट। tan है तो अपना पहले से दिया हुआ है। ठीक है, अगली रेशियोज क्या आएंगी अब, कॉसेक ए। कॉसेक ए क्या होता है, इन्वर्स ऑफ साइन ए। दैट मीन्स 1/, साइन ए की वैल्यू क्या है 4/5। ठीक है, 4/5 का इन्वर्स करोगे तो क्या हो जाएगा 5/4। ठीक है, अगर ये कैसे होता है, ये चीज़ें अगर नहीं आती है तो कमेंट करके बताओ, मैं इस पर एक अलग से वीडियो बना दूंगा कैसे सॉल्व करते हैं फ्रैक्शंस के क्वेश्चंस को। ठीक है, नेक्स्ट रेशियो क्या आएगा, सेक ऑफ ए। सेक ए क्या होता है, इन्वर्स ऑफ कॉस ए। कॉस ए की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, देखो कॉस ए की वैल्यू क्या आई थी 3/5। ठीक है, तो 1/3/5 इज इक्वल टू 5/3। अगला रेशियो क्या होगा, कॉट ए। कॉट ए का मतलब क्या होगा 1/tan ए। इसका कितना आया था, tan का वैल्यू कितना गिवन था 4/3, तो 4/3 का इन्वर्स कितना आएगा 3/4। ये हो गई हमारी कॉट की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ से हमको कॉसेक की वैल्यू भी मिल गई। कॉसेक की वैल्यू कितनी आई 5/4। ठीक है, सेक ए की वैल्यू भी मिल गई 5/3। ठीक है, और कॉट ए की वैल्यू भी मिल गई। कॉट ए की वैल्यू कितनी आ गई 3/4। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करने, सिंपल एंड ईजी। ठीक है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री ईजी है, बहुत ईजी है। ठीक है, एक क्वेश्चन और मैं करा था लेकिन वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, सो अगली वीडियो में अगला पार्ट इसका कराएंगे और एक दो क्वेश्चन इससे रिलेटेड मैं और करा दूंगा। फिर अगली वीडियो में जो भी पढ़ाया होगा मैंने उसका क्वेश्चन करा दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के बाद अगला जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें मैं आपको क्या पढ़ाऊँगा, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एट सम स्पेसिफिक एंगल्स। मतलब जब थीटा अगर 30 हुआ, 60 हुआ, 45 हुआ तो उस रेशियो की वैल्यू कितनी होगी, वो फिक्स होती है। ठीक है, हर एक एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यू फिक्स होती है। उसमें से कुछ हम पढ़ेंगे। ठीक है, सम स्पेसिफिक एंगल्स। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। ठीक है, बेस्ड क्वेश्चंस ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड वीडियो आएगी, जो फोर्थ वीडियो आएगी, उसमें हम एक्सरसाइज 8.1 और एक्सरसाइज 8.2 प्लस सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, वीडियोज़ वगैरह मिस ना कर लो, इसके लिए सब्सक्राइब कर लो चैनल को और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो, क्योंकि अच्छा थोड़े लगेगा जब आप 11th में चल जाओ और आपका फ्रेंड फेल होके 10th क्लास में रह जाए। ठीक है, बाय बाय।
पढ़ाई करो, ठीक है।